सेकंड कंडीशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of dp and dm should differ largely. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए है ना. वो आप समझते हो फिजिक्स में कि भाई रेज पास हो रही हैं तो सॉल्वेंट से पास कर पा रही हैं और सॉल्यूट जो है वो उसको उसके थ्रू पास नहीं कर पा रही, वो उसको स्कैटर कर रहा है. तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए. ये दो जो रहती हैं कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट. बाकी प्रॉपर्टीज ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन करते हैं पार्टिकल्स. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स. सारे क्वेश्चंस मोस्टली इसी पे रहेंगे इस पार्ट में. ठीक है, कॉलॉइडल वाले पार्ट में मोस्टली इस पे क्वेश्चंस रहते हैं. चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स. तो लायोफोबिक थोड़े बहुत स्टेबल हो जाते हैं. क्यों जाते हैं? जब उनके ऊपर चार्ज आ जाता है. जब उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे. सेम चार्ज आएगा तो एक दूसरे से दूर रहेंगे ऑब्वियसली, है ना. तो चार्ज इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कैसे कैसे आता है, कुछ केसेस में आपको याद रखने चार्ज किस पे कैसा चार्ज रहता है. ठीक है, एक केस तो ये बहुत कॉमन है ही, AgNO3 प्लस Ki. अगर ये एक्सिस में है, दोनों केसेस में अगर नीचे Ki पड़ा हुआ है, ऊपर से आप AgNO3 डाल रहे हो, यानी कि Ki क्या है एक्सिस में, AgI प्रेसिपिटेट बनता है और वो सॉल्वेंट से वो क्या I माइनस को एड्सॉर्ब, है ना. कॉमन आयन को अपने ऊपर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, क्या फंडा है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. तो एड्सॉर्प्शन का यूज हो रहा है यहाँ पे. प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लेता है कॉमन आयन को और नेगेटिवली चार्ज बन गया. कैसा चार्ज बन गया? नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो AgI बनते जा रहे हैं प्रेसिपिटेट, साथ में वो स्टेबल भी हो रहा है. स्टेबल हो रहा है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. समझ में आ गई बात. उल्टा अगर हो, Ki हम डाल रहे हैं AgNO3 एक्सिस में, है ना. Ki आप ऐड कर रहे हो, नीचे AgNO3 पड़ा हुआ है. प्रेसिपिटेट तो अभी भी वही बनेगा AgI, लेकिन इस बार कॉमन आयन क्या होगा? Ag प्लस. कॉमन आयन जो सॉल्यूशन में पड़ा होगा वो होगा Ag प्लस और पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्टिकल के ऊपर. समझ में आ रही बात? ठीक है, पहला केस. सेकंड केस, FeCl3 पे जब हम NaOH डालते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट बनेगा. उस पे NaOH डाला है तो बेसिक मीडियम में तो OH आयन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन. और सिर्फ अगर हमने वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो भी फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है. ठीक है, लेकिन इस पे Fe+3 आप पढ़ोगे भी, पेप्टाइजेशन भी करते हैं. पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसको शेक कर देते हैं. तो जनरली FeCl3 के साथ ही Fe के ही किसी सॉल्ट के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसको शेक करते हैं तो चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? तो ये दोनों केस किस पे कैसा चार्ज आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा all metal sulfides are negatively charged. All metal soles are negatively charged. ये सब आपको याद रखना है. क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, तो कैसे मेटल सल्फाइड्स कैसे बनते हैं? H2O3 की रिएक्शन कराई हमने H2S के साथ, H2S एक्सिस में होगा. इस रिएक्शन से बनता है आर्सेनिक सल्फाइड और क्योंकि H2S एक्सिस में है तो कौन जाके उसके ऊपर चिपक जाएगा? सल्फाइड आयन. अब आपको ऐसे याद रहेगा कि भाई अच्छा मेटल सल्फाइड्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि मेटल सल्फाइड्स बनते हैं मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करा के H2S से. समझ में आ रही बात सबको?
So all metal sulfides, cadmium sulfide, arsenic sulfide, these are negatively charged particles. पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे. All metal sols, gold sol, in fact sulfur sol भी, these all are negatively charged. क्लियर बच्चों? तो ये एनसीईआरटी में टेबल भी बना हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन है नेगेटिवली चार्ज, कौन कौन पॉजिटिवली चार्ज है, कॉमन जो है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है. एसिडिक डाइज, एसिडिक डाइज है ना, बड़े बड़े डाइज होते हैं, उसमें से H+ निकल गया, H+ निकल गया, एसिडिक है वो, तो बचा क्या? एनायन. तो एनायन जो होगा बड़ा पार्टिकल है ना, कॉलोइडल पार्टिकल क्या होगा? जो बड़ा होगा साइज में. तो H+ निकलने के बाद जो बचेगा वो नेगेटिवली चार्ज बचेगा. एसिडिक डाइज आर नेगेटिवली चार्ज. अंडरस्टूड एवरीवन? पॉजिटिवली चार्ज वालों में कुछ हेमोग्लोबिन हो गया, ऑल हेमोग्लोबिन, ऑल पॉजिटिवली चार्ज, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड sols are positively charged generally. ये सब कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले सोल्स हो गए. बेसिक डाइज आर पॉजिटिवली चार्ज. बात समझ गए बच्चों? ये चार्ज वगैरह में क्यों याद रखना है? ताकि हम आगे क्वेश्चन कर पाए हार्डी-शेल्ज़ी रूल वगैरह पे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये सब चीजें. Clear everyone? So this is an important property of colloidal particles, charge on colloidal particles. मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है. तो कहानी यही है, लायोफोबिक आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज ऑन देम. किसी तरह से वो चार्ज हट जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, फ्लोकुलेशन हो जाएगा उनका. तो फ्लोकुलेशन कराने के लिए, कोएगुलेशन कराने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? उनको न्यूट्रल करना होगा. क्या करना होगा उनको? न्यूट्रल. अंडरस्टूड एवरीवन? To achieve flocculation, they need to be neutralized. तो फॉलोइंग मेथड से हम फ्लोकुलेशन अचीव कर सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, तो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हमने, मान लिया NaCl डाल दिया. तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो Cl आयन उसको अटैक करके न्यूट्रल करेगा, है ना. ऑपोजिट चार्ज वाला जाके उसको न्यूट्रल करेगा, फ्लोकुलेशन कराएगा. तो जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोकुलेशन के लिए उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन. क्या बोलते हैं उसको? फ्लोकुलेटिंग आयन. So opposite charged ion from electrolyte neutralize the colloidal particle. Sorry. And called flocculating ion. तो उसके ऊपर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, हार्डी-शेल्ज़े रूल, है ना. हार्डी-शेल्ज़े रूल क्या बोलता है कि फ्लोकुलेटिंग आयन की पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर will be directly proportional to charge on flocculating ion. अंडरस्टूड एवरीवन? तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फ्लोकुलेट करवाना है तो कैटायंस की पावर देख लेंगे. इलेक्ट्रोलाइट में हमें कैटायन से मतलब होगा, और अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लोकुलेशन करवाना है तो हमें एनायन से मतलब होगा.
एनायन की चार्ज से मतलब होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू होती है नंबर ऑफ मिलीमोल्स रिक्वायर्ड, number of millimoles required per liter to achieve flocculation। समझ आ रहा है सबको? इन सब पे छोटे छोटे से बहुत ही आसान आसान से न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है ना। और ऑब्वियसली फ्लॉकुलेटिंग पावर जो है वो फ्लॉकुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कम मिलीमोल से ही काम हो गया मतलब पावर ज्यादा है ना। और अगर ज्यादा मिलीमोल्स लग रहे हैं तो पावर कम है। तो फ्लॉकुलेटिंग पावर फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई कहानी सबको? ठीक। थर्टीन करो, 13th। ठीक है, जो कर लिया सबने, समझ में आ गया सबको मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो पावर जो है वो एनायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी। एनायन का चार्ज K3FeCN6 में सबसे ज्यादा है, पावर ज्यादा तो वैल्यू कम। ठीक है, तो सी ऑप्शन जैसा आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? K3FeCN6 में वैल्यू सबसे कम होगी और हमें सिर्फ एनायन के चार्ज से मतलब है, NO3- Br- Cl-। ठीक है, सबका इक्वल आएगा वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ गया सबको कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? क्लियर एवरीवन? अंशुल, अनन्या? यस सर। ओके, आ गया ये। ठीक है, तो दिस इज इस तरह से आपको यूज करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार ये भी कर लो 12th।
ठीक है, इसमें बच्चों कैलकुलेशंस हो जाएंगी, कर लेंगे सब लोग। 30 मिलीमोल्स पर लीटर की जरूरत है, तो 250 ml के लिए कितना लगेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, 30 मिलीमोल्स पर लीटर इंटू 1/4 लीटर, 250 ml मतलब 1/4 लीटर हो जाएगा। जो 30/4 मिलीमोल्स आ जाएंगे, वहां से मास आ जाएगा यार, ना। टू 250 ml है तो 250/1000 लीटर हो गया, 30/4 मिलीमोल्स। मास आ जाएगा, किसका निकालना था, एच। अच्छा एक सेकंड, इसमें कुछ और भी तो था, हाँ ओके। एक और फंडा भी है यार इसमें, H2SO4 का देख रहे हैं हम, ठीक है। HCl का वैल्यू दिया हुआ है आपको 30 मिलीमोल्स पर लीटर। आर्सेनिक सल्फाइड हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो H+ अटैक मारेगा उस पर, ठीक है। कौन अटैक मारेगा, H+। तो जो HCl के जितने मोल्स लगेंगे उसके आधे मोल्स, उसके हाफ मोल्स में ही काम हो जाएगा H2SO4 से। समझते हो सभी चीज, है ना। H+ वहां से डबल आएंगे। क्लियर एवरीवन। तो 30/4 मिलीमोल्स तो HCl के लग रहे हैं, तो H2SO4 के कितने लगेंगे, 15/4 मिलीमोल्स। हमें तो H+ से मतलब है भाई, है ना। तो मास ऑफ H2SO4 हो गया, अंडरस्टूड, 15/4 इंटू 98 मोलर मास है H2SO4 का, इतना मिलीमोल्स। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को, हो जाएगा कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लॉकुलेशन अचीव करने का एक तरीका तो हो गया बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, एक हो गया बाय मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, दो ऑपोजिट चार्ज वालों को मिक्स कर दिया, है ना। अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल सल्फाइड को मिक्स कर देंगे, तो मेटल सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज, मेटल हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे और कोएगुलेशन हो जाएगा, फ्लॉकुलेशन हो जाएगा बाय बॉइलिंग। एंड फोर्थ एक याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, तो मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of electric field is called electrophoresis. समझ आ रहा है सबको, ठीक। तो जो भी होगा थोड़ा बहुत रिपल्शन, अब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे तो काम कर नहीं पाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, फ्लॉकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो प्रोटेक्टिंग पावर। लायोफिलिक वालों में एक प्रोटेक्टिंग पावर होती है, आपको पता है क्या होती है, प्रोटेक्टिंग पावर होती है लायोफिलिक सोल्स में। वो एक लेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, जो एक लेयर बना लेते हैं किसके ऊपर, अपने ये लायोफोबिक के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है। तो लायोफिलिक हैव प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट, लायोफोबिक by forming a layer, by forming a protective layer around it। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। प्रोटेक्टिंग पावर को हम कैसे मेजर करते हैं, गोल्ड नंबर, है ना। ये भी एक डेफिनेशन है, याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार मेंस में, एडवांस में। गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव colloid required to protect 1 ml, 10 ml standard gold sol solution, standard gold sol from 10% 1 ml NaCl solution। मतलब हमने 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लिया, ठीक है। उसको हम क्या करने के लिए, उसको हम बेकार करने की, कोएगुलेट कराने के लिए उसमें 10% 1 ml NaCl सॉल्यूशन डालेंगे, उससे बचाने के लिए जितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कॉलॉइड लगेगा, है ना।
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो इन टर्म्स को। 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल को बचाना है, किससे बचाना है? 10% 1 ml NaCl सॉल्यूशन से। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो आएगा वो यूनिटरी मेथड से करना होगा। क्या करना होगा? यूनिटरी मेथड से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। .5 grams starch was used to protect 10 ml gold sole from 10% 2 ml NaCl solution. Find gold number for starch. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जो सिंपल है, 0.5 ग्राम लग रहा है, मतलब 500 मिलीग्राम। तो तुम्हें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 500 मिलीग्राम लग रहा है 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए 10% 2 ml से। ठीक है, इससे बचाने। ठीक है, तो अगर 1 ml होता, 1 ml होता तो कितना लगता? 250 मिलीग्राम लगता, आधा लगता। आधा इलेक्ट्रोलाइट होता तो आधा लगता। समझ में आ रहा है सबको? यूनिटरी मेथड लगा के सीधे सीधे निकाल लेंगे कितने मिलीग्राम्स लगेंगे 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए 10% 1 ml सॉल्यूशन से। वो हो जाएगा हमारा गोल्ड नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पर भी प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। जितना कम गोल्ड, जितना कम लग रहा है इलेक्ट्रोलाइट या लायोफोबिक, उतनी ज्यादा है प्रोटेक्टिंग पावर। ठीक है, जो समझ में आ गया सबको इतना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, आसान आसान से स्कोरिंग रहते हैं जनरली। तो इन टॉपिक्स पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, ये करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट सेकंड।
तो साइज जिसका बड़ा होगा उसका CMC क्या होगा, कम होगा। हमने देख लिया था लोएस्ट मोलर कंसंट्रेशन। साइज बड़ा किसमें, ए ऑप्शन में। 15 कार्बन आ रहे हैं, अंडरस्टूड एवरीवन, 15 कार्बन वाला। सेकंड में Sbe2S3 सोल, मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो हमने क्या देखना है, कैटायन देखना है। कैटायन किसमें, Al+3 का चार्ज सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है बच्चों, सबको सुना रही बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस में, 4th। ठीक है, तो ग्राफ्स देख लो आप लोग 4th क्वेश्चन में और ऑप्शन चूज करो। मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट। ग्राफ देख के आपको समझना है कौन सा फिजिक्स ऑप्शन है, कौन सा केमिक्स ऑप्शन। ट्राई करो। हाँ जी, तो समझ में आ गया सबको एक ग्राफ कौन सा किसका है। तो फर्स्ट वाला ग्राफ किसका होगा, वो होगा फिजिक्स ऑप्शन का, ना टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट रहा है, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन है वो। सेकंड ग्राफ होगा हमारा केमिक्स ऑप्शन का, है ना, हमने ग्राफ बनाया है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। आगे वाला बनाया नहीं इन्होंने, लेकिन आगे बाद में कम हो जाएगा, लेकिन पहले बढ़ता है केमिक्स ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिक्स ऑप्शन का, सेकंड केमिक्स ऑप्शन का, थर्ड अगेन फिजिक्स ऑप्शन का। कितने कम टेम्परेचर्स पे, 200 माइन नेगेटिव में फिजिक्स ऑप्शन ही प्रोमिनेंट होता है। केमिक्स ऑप्शन कहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। और फोर्थ में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो केमिक्स ऑप्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, केमिक्स ऑप्शन का। समझ में आ गया सबको? ठीक। तो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे वो आप देख ही लोगे। सेकंड और फोर्थ ग्राफ हमारे केमिक्स ऑप्शन के हैं, और फर्स्ट और 3 ग्राफ जो है वो का फिजिक्स ऑप्शन का है। इस चैप्टर से एडवांस्ड, मेंस, नीट सब में एक ही लेवल के क्वेश्चन जनरली रहते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, समझ में आ रही सबको बात? कोई डाउट? मनन, एनी डाउट? अंशुल, अनन्या,
क्लियर है क्वेश्चन सबको? अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में, बाकी आप और पॉइंट्स जो है वो कुछ खास डिस्कस करने लायक है नहीं। एमल्शन आपको पता है 2 टाइप का होता है, सब वो सब थ्योरी है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, 2 टाइप के एमल्शन होते हैं, ठीक है, वो सबने पढ़ा हुई है। ऑयल इन वाटर एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिल्क। क्लियर? वाटर इन ऑयल का एग्जांपल हो जाएगा हमारा बटर। ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट पता है आपको? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इमल्शन को स्टेबल रखते हैं, है ना, जो इमल्शन को क्या रखते हैं? स्टेबल। ऑलराइट। तो ये जो नकली दूध वगैरह बनाते हैं उनमें फिर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं वो थोड़े खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर टाइप के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज हो जाते हैं सोप, है ना, सोप को भी वो यूज करते हैं नकली दूध बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक। लेकिन वो ये है ना, जैसे बोलते हैं कि वो दूध उबाल देंगे तो मतलब है ना, बॉइलिंग करेंगे तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वो रियल मिल्क था या फिर वो नकली मिल्क था। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? ऑयल इन वाटर में सोप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अंडरस्टूड एवरीवन? ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें ना फिर और कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं पॉइंट्स। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस होता है, कैटालिसिस में पॉइजन क्या होते हैं और वो सब आपका थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन उससे बहुत कम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, समझने वाली चीज ये सारी होगी आपकी जो थी। क्लियर बच्चों? और कोई किसी के दिमाग में कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड बता दो यार। तो इसके क्वेश्चंस करो आप लोग, डाउट पूछो, और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे फिर अपने 11th के टॉपिक्स, है ना। तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री हुई 12th क्लास की। अब हम 11th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे एक साथ 11th और 12th की मिला के, और लास्ट में इनऑर्गेनिक। तो नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें भी मुझे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, हम सीधे उसके क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। एक बार थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, थर्ड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 2 दोनों करने आपको, 2 और 3 करो ट्राई।
तो ये आता है बच्चों सबको कि मोल फ्रैक्शन से किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को हम बाकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोल फ्रैक्शन इज 0.1 यहाँ पे गिवन है ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। किसी को कोई लगेगा कोई टॉपिक डिस्कस करने लायक तो बता देना, वैसे कोई फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं टॉपिक डिस्कस करने लायक, ठीक है, बता देना। फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता हो डाउट हो किसी में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 0.1 को हमने लिख लिया 1/10 और 1/10 को लिख लिया 1/1 + 9, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को इस तरह से लिखना सबसे सही रहता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो ये हो गए हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए 9। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है और 9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो ग्लूकोज का वेट हो गया 1 मोल, मतलब 180 ग्राम उसका मोलर मास। वाटर का वेट हो गया 9 मोल्स, यानी कि 18 × 9 इतना ग्राम। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो आपको निकालना है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट, ठीक है, इनटू 100। बताओ जो किसी को कोई दिक्कत किसी स्टेप पे। मोल फ्रैक्शन से हमने फ्रैक्शन से मोल्स निकाल लिए दोनों के अलग अलग, रेशियो मोल रेशियो आ गया, और उससे मोल रेशियो से मासेस आ गए दोनों के, और उससे वेट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, अगर आप थोड़ी सी अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो 10/19 × 100। अंडरस्टूड एवरीवन, 10/19 × 100। तो कितना परसेंटेज 50s में आएगा कुछ, 95, हाँ 55.55%। सही किया कैलकुलेशन, नहीं 52 पॉइंट समथिंग, 52.6% के आसपास आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। बताओ कोई डाउट किसी कॉन्सेप्ट में। थर्ड क्वेश्चन करो। इसमें मोल्स निकाल लेंगे, है ना। मोलर मास आ जाएगा फर्स्ट डेटा से 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंटेड 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो 6.023 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स मतलब 0.1 मोल्स,
0.1 मोल्स का मास 10 ग्राम है, तो मोलर मास 100 आ जाएगा सीधे। सिक्स 6.023 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। यहाँ से जो मोलर मास आ जाएगा 100 ग्राम। फिर क्या किया उसने? 5 ग्राम एक्स को डिपॉजिट किया है, तो मोल्स आ गए 5/100। मोलैरिटी निकालनी है आपको। मोलैरिटी विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स व्हिच इज 2। क्लियर एवरीवन? यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो आपने प्रीवियस वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपने क्या बोला था? आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट। व्हिच वन फर्स्ट? कौन सा फर्स्ट वाला अन्य? मुझे मोल फ्रैक्शन वाला था। आई एम गेटिंग, मुझे 47% वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तूने कैसे किया? मैंने ऐसे ही किया जैसे मैंने स्टेप्स वही फॉलो किए। यस सर, ठीक है। ये किया ना 1/1 + 9। ठीक है, ठीक है। 10/19 ही है इंटू 100। यस सर, यही किया था मैंने। बट अच्छा आई थिंक सर क्वेश्चन में दे आस्क्ड वाटर का वेट पर्स। अच्छा, वाटर का पूछा है क्या? तो मैंने आई मीन मे बी मैं गलत हूँ किसमें नहीं, हाँ यू आर राइट। वाटर मास so then परसेंटेज ऑफ that's वाटर why. इन इट। यस, मैंने देखा नहीं सर। Okay. मैंने उसी का निकाल दिया, ग्लूकोज का। यू आर अनन्या, ठीक है। तो ये आया है आपका, उसका ग्लूकोज का आया ना, तो वो 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, यू आर राइट। ओके, Yes sir. Okay, मैं confused हो गई because my answer wasn't matching. नो नो, यू आर राइट। ठीक है, मैंने ग्लूकोज का निकाल दिया। ओके, सिक्स क्वेश्चन। कंबशन रिएक्शन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं इसमें, फर्स्ट चैप्टर से ना, नीट में भी, मेंस में भी, हर जगह बहुत आसान सी कंबशन रिएक्शन आपको आती है बैलेंस करनी है। C3H8, उसमें 5 मोल्स लगेंगे, आप C3H8 को बैलेंस करोगे प्लस तो 5O2 आएगा। क्लियर है बच्चों? और बस इसमें बैलेंसिंग ही करनी है। C4H10 है ना, C4H10 में कितना आता है? O2 6.5 आता है, एक के लिए 13/2 है ना, तो 2 मोल्स के लिए 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और 5, 18 विल बी द आंसर। ठीक है, 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 18 मोल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट?
बता दो किसी को किसी स्टेप में दिक्कत परेशानी। ये 13 क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी रहते हैं। वही जो मैंने बताया आपको, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है ना। मास परसेंटेज दे रखा है 63%, इससे आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। ट्राई। सर आप म्यूट हो आप। ओह, आई एम सो सॉरी, म्यूट पे था मैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन किया, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से, ठीक है। चलो, हमें 63% दे रखा था, तो उससे उसको हमने डिकोड कर लिया। 63 ग्राम सिनोप्रीन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ओके, कैलकुलेशंस पूरी कभी नहीं करनी चाहिए, फ्रैक्शन में रखो, सीधे आंसर आ जाएगा 6, है ना। 1 मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, 63 ग्राम HNO3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ऑलराइट, कोई डाउट? तो मैं ये बोला था चूंकि आप लोग इसके क्वेश्चंस करो, फर्स्ट चैप्टर पे हम बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के डाउट्स जो भी हैं वो आप भेजो मेरे को, वो हम डिस्कस करेंगे। सर हाँ शुभ, सर आप केमिकल काइनेटिक्स के जो पहला वाला इंट्रोडक्शन हुआ था उसके नोट्स भेज दोगे? नोट्स तो मैंने सारे ग्रुप पे भेजे तो हैं। सर नहीं सर, वो इंट्रोडक्शन का नहीं है सर, काइनेटिक्स का। इंट्रोडक्शन का नहीं है? यस सर। अच्छा, तो फिर अगर पहले नहीं भेजा तो फिर तो मेरे पास भी नहीं होगा यार अभी तो, है ना? तो आपको फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से ही निकालना पड़ेगा, ठीक ठीक है? है सर। अगर पहले नहीं है ना, तो या तो मेरे को ना साथ साथ याद दिला देगा, और कभी बाई चांस में मिस कर जाता हूँ क्योंकि, है ना? तो मैं सर क्योंकि आपने 2 बार ही हाँ, सेम पीरियड शेयर कर दिया था। अच्छा सेम कर दिया था, हाँ ये हो सकता है गलती से ऐसे हो गया हो, है ना? तो वो फिर अब वो तो ना पुरानी चीजें मैं उड़ाता जाता हूँ, फिर सिस्टम में से बहुत ज्यादा हो जाता है लैपटॉप में, तो मैं पुरानी चीजें हटा देता हूँ, वो नहीं मिलेगा, फिर बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर से निकालना पड़ेगा, ठीक है अंशुल? ठीक है सर। हाँ चलो, ओके बच्चों, बाय।